जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी के एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, एसटीटी री एग्जाम को टारगेट करते हुए हम अपने चैनल पर जनरल पेपर से संबंधित हर एक वीडियो को ला रहे हैं, चाहे वो शिक्षण कला हो या आपको रीजनिंग से संबंधित। तो सबसे पहले आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं, वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा और हमारे प्रीवियस सभी वीडियो को देख लीजिए। आज ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है शिक्षण कला के संदर्भ में। और शिक्षण कला से संबंधित आज का जो हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा, जिसको हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन के अर्थ को समझते हैं, उसकी आवश्यकता को समझते हैं और हमारे शिक्षा व्यवस्था में कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन का ज़रूरत हुआ, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि टॉपिक आपके सामने दिख रहा है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो समावेशी शिक्षा का है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत में हमको क्या पढ़ना है, तो जैसा कि टॉपिक आपके सामने दिख रहा है और टॉपिक का आज नेम है समावेशी शिक्षा, जिसको हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। समावेशी शिक्षा भी हम इसे हिंदी में कहते हैं। तो इसके अंतर्गत में क्वेश्चन आपको एसटीटी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और समावेशी शिक्षा शिक्षण कला का एक अहम टॉपिक है, इसीलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समावेशी शिक्षा को जानने से पहले हम लोग यह समझते हैं कि ये समावेशी शिक्षा का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। तो देखिए, जब शिक्षा देने की व्यवस्था जिस समय स्टार्ट हुआ तो उस समय बच्चों को दो वर्गों में विभाजित किया गया। सबसे पहला जो बच्चा, एक बच्चा को हम लोग सामान्य बालक के अंतर्गत में रखे और दूसरे बच्चा को हम लोग विशिष्ट बालक के अंतर्गत में, मतलब इसको हम लोग जनरल स्टूडेंट कह सकते हैं और इसको हम लोग स्पेशल स्टूडेंट कह सकते हैं। मतलब जिस समय शिक्षा का जीर्णोद्धार हमारे देश में हुआ उस समय मुख्य रूप से बालक को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला तो हो जाएगा जनरल और दूसरा हो जाएगा स्पेशल। अब इसमें देखिएगा, जनरल का सिंबल हमने इसमें नोट्स में बनाया है। जनरल का सिंबल कुछ इस प्रकार है और स्पेशल का सिंबल कुछ इस प्रकार है। अब हुआ क्या, जब शिक्षा व्यवस्था जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ा तो अब शिक्षा को 4 श्रेणियों में वितरित किया गया। और कैसे यह 4 श्रेणियों में बटा, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो बालक को 2 श्रेणी में रख दिए, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। अब यह शिक्षा की व्यवस्था जो है, इसमें किस तरह से हम बच्चों को एजुकेशन दें, इसके लिए सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को जो तैयार किया गया तो उसमें सबसे पहला जो शिक्षा व्यवस्था आया वो आया सामान्य शिक्षा व्यवस्था। उसमें होता था क्या, जब सामान्य शिक्षा व्यवस्था लाया गया तो उसमें केवल जो जनरल स्टूडेंट के बच्चे होते थे, मतलब जो सामान्य बालक होते थे, उसको ही केवल यह शिक्षा दिया जाता था। जैसा कि आपको सिंबल ये दिख रहा है सामान्य बालक का, और यहाँ पर भी आपको सिंबल ये दिख रहा है सामान्य बालक का। मतलब कि सामान्य शिक्षा में हम लोग केवल जनरल स्टूडेंट को ही शिक्षा देने की व्यवस्था थी। अगर मान लीजिए, तो हमारे यहाँ तो व्यक्तिगत विभिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। कुछ बच्चे सामान्य बालक भी हो सकते हैं, कुछ विशिष्ट बालक भी हो सकते हैं। तो जो जनरल स्टूडेंट थे उनको तो शिक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर काम हो जाता था, लेकिन जो विशिष्ट बालक थे, जो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से स्पेशलाइज हैं, उनके लिए यह काम नहीं हो पाता था। मतलब सामान्य शिक्षा में उनको शिक्षा देना संभव नहीं था। तो यहाँ पर हुआ क्या कि इस एजुकेशन सिस्टम को हटाकर कोई दूसरा डेवलप किया जाए जिसमें हम विशिष्ट बच्चों को भी एजुकेशन दे सकें। अब दूसरा शिक्षा व्यवस्था जैसे ही हमारे सामने आया जो था हमारा विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था। विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था के जैसा कि सिंबल आपके सामने बना हुआ है, कुछ इस प्रकार सिंबल हमने दर्शाया विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था का। लेकिन इसमें फिर से प्रॉब्लम वही हुआ कि विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था जैसे ही आया तो इससे फिर सामान्य जो शिक्षा लेने वाले जो बच्चे थे वो फिर वंचित रह गए। अब यहाँ पर भी फिर से प्रॉब्लम खड़ा हुआ कि भाई जो जनरल स्टूडेंट है वो कहाँ जाएंगे। मतलब ये दोनों शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल असफल रहा। अगर हम लोग सामान्य शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं विशिष्ट शिक्षा वाले बच्चे वंचित रह गए। अगर हम लोग फिर विशिष्ट शिक्षा की बात किए तो फिर इसमें सामान्य शिक्षा वाले बच्चे वंचित रह गए, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये दोनों से दोनों हमारा फ्लॉप रहा। और इसमें फिर से एक तीसरा जो है, ये बातें कहा गया बच्चों के संदर्भ में कि कुछ ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाइए जिसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों पढ़े। अब उसके बाद में तीसरा जो हमारे पास आया एजुकेशन सिस्टम वो था हमारा एकीकृत शिक्षा। जैसा कि आपको दिख रहा है, एकीकृत शिक्षा में हुआ क्या,
उसमें हम लोग समान बच्चे को भी पढ़ाएंगे और उसके बाद में जनरल समान बच्चे जो है उसको भी पढ़ाएंगे और उसके बाद में जो विशिष्ट बच्चे हैं उसको भी हम लोग शिक्षा देंगे। मतलब कि एकीकृत शिक्षा में दोनों बच्चों को शिक्षा देने की बात आ गई, लेकिन इसमें फिर से एक नियम इसमें रख दिया गया कि केवल और केवल, मतलब दोनों साथ में तो रहेंगे लेकिन इसमें केवल किसी एक पर ध्यान देना है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, एकीकृत मतलब कि किसी एक पर ध्यान देना। या तो आप समान बच्चों पर ध्यान दें या आप विशिष्ट बच्चों पर ध्यान दें। तो फिर यहाँ प्रॉब्लम खड़ा हुआ कि भाई अगर समान बच्चों पर हम ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे विशिष्ट बच्चे जो हैं वो वंचित हो जाते हैं शिक्षा से, और अगर हम लोग विशिष्ट शिक्षा पर विशिष्ट बालक पर ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं समान बालक जो हैं वो वंचित हो जाएंगे शिक्षा से। क्योंकि एकीकृत शिक्षा में ये नियम रखा गया था कि रहेगा तो दोनों साथ में, लेकिन ध्यान किसी एक पर देना है। तत्पश्चात हुआ क्या कि यह भी शिक्षा व्यवस्था को फेल माना गया और सफल माना गया। उसके बाद चौथा शिक्षा व्यवस्था जो हमारे पास आया, चौथा जो सिस्टम आया शिक्षा का, वो था हमारा समावेशी शिक्षा। और ये आपको दिख रहा है समावेशी शिक्षा। इसको हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में हुआ क्या कि वो ऐसा शिक्षा व्यवस्था जिसमें समान और विशिष्ट दोनों बच्चे पढ़ाई करेंगे। मतलब कि ये फिगर में आपको दिख रहा है यहाँ पर एकीकृत में कि एक तरफ सामान्य बच्चे हैं और एक तरफ विशिष्ट बच्चे हैं। लेकिन समावेशी शिक्षा में कुछ रूप इसका बदला गया और समावेशी शिक्षा में यह बात कहा गया कि इसमें अलग अलग ना बैठ करके सबको एक साथ में हम लोग बैठाएंगे। अर्थात जो समान बच्चे हैं और जो विशिष्ट बच्चे हैं सबको हमको साथ में लेकर चलना है। तो समान बच्चे ये हो गए, विशिष्ट बच्चे ये हो गए, समान बच्चे ये हैं, फिर विशिष्ट बच्चे ये हैं, समान बच्चे ये हैं, फिर विशिष्ट, फिर समान, फिर विशिष्ट। मतलब कि सबको कहाँ, ये इस फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा कि सबको साथ में लेकर हमको शिक्षा प्रदान करना है। मतलब हमको किसी के ऊपर एकीकृत प्रभाव भी नहीं डालना है कि हाँ केवल हम समान बच्चे को पढ़ाएंगे या विशिष्ट बच्चे को पढ़ाएंगे, बल्कि हमको यह दिमाग में रखना है कि दोनों को साथ में लेकर हमको चलना है और समान और विशिष्ट जो भी बालक होंगे सबको साथ लेकर, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे जनरल स्टूडेंट है और जो स्पेशल स्टूडेंट हो सबको एक साथ में लेकर शिक्षा देने वाला जो पद्धति था, जो शिक्षा व्यवस्था था, वही हमारा समावेशी शिक्षा कहलाया, वही हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाया, जो आज के डेट में आधुनिक युग में, वर्तमान युग में भी अभी भी प्रचलित है और सबसे बेस्ट शिक्षा पद्धति माना गया हमको समावेशी शिक्षा को। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा ये बातें कि आखिर समावेशी शिक्षा हमारे लिए ज़रूरत क्यों पड़ा और जो इसके पहले 3 जो शिक्षा व्यवस्था बनाया गया था वह हमारे लिए निरर्थक क्यों सिद्ध हुआ। अब आपको यह बातें पता चल गया होगा। अभी वर्तमान युग में जो शिक्षा व्यवस्था चल रहा है वो समावेशी शिक्षा व्यवस्था ही चल रहा है। अब हम लोग बात करेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में। समावेशी शिक्षा आखिर है क्या और समावेशी शिक्षा किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है समावेशी शिक्षा के अर्थ के बारे में। मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या है, तो इसमें स्पष्ट रूप से ये बातें लिखा गया है। देखिएगा, सामाजिक रूप से, बुद्धिमत्ता रूप से, भाषाई रूप से, लैंगिक रूप से, भावात्मक रूप से SC ST जनरल सभी को समान लेकर शिक्षा देना क्या कहलाएगा, समावेशी शिक्षा कहलाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाएगा। मतलब कि किसी भी कोई भी बच्चा अगर कोई समाज से आता हो, सामाजिक रूप से कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी समाज से आता हो, बुद्धिमत्ता रूप से कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ बच्चों का IQ बहुत अच्छा होता है, कुछ बच्चे सीखने में काफ़ी सक्रिय रहते हैं लेकिन कुछ सीख नहीं पाते हैं। तो ये व्यक्ति का इंडिविजुअल डिफरेंस है या व्यक्तिगत विभिन्नता है। सभी लोग दुनिया में एक जैसा नहीं हो सकते हैं। मतलब अगर मान लें कि कोई पिछड़ा बालक है, कोई बहुत तेज है या कोई जो है मेंटली रिटार्डेड है, AMR चाइल्ड है, सबको यहाँ पर बुद्धिमत्ता से हमारा स्पष्ट होता है कि सभी प्रकार के बच्चे, और सामाजिक रूप से कोई अच्छा है तो सामाजिक रूप से कोई पिछड़ा हुआ है। भाषाई की बात करें तो कोई अंग्रेजी में समझ पाता है तो कोई हिंदी में, कोई उर्दू में समझ पाता है तो कोई बंगाली में। अगर लैंगिकता की बात करें
तो लड़का और लड़की, हम लोग के समाज में अभी भी लैंगिकता बहुत बड़ा कारण बन गया है कि लड़का को पढ़ाएंगे, लड़की को नहीं पढ़ाएंगे। अगर हम भावात्मक रूप से अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, मतलब कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं रखा गया है। इस एजुकेशन सिस्टम में, समावेशी शिक्षा में किसी भी तरह का भेदभाव को नहीं रखा गया और इसमें स्पष्ट रूप से ये बातें कहा गया कि बच्चा किसी भी सामाजिक रूप से, बुद्धिमत्ता रूप से, भाषाई रूप से, लैंगिक रूप से या कोई भी कैटेगरी वाइज भी किसी भी कैटेगरी से आता हो, किसी भी सामाजिक रूपरेखा से आता हो, किसी भी बुद्धिमत्ता रूप से आता हो, सबको एक साथ में लेकर जो हम लोग एजुकेशन सिस्टम चलाएंगे, डैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन, उसे हम लोग समावेशी शिक्षा के नाम से जानेंगे। ये तो हो गया अर्थ। अब आते हैं हम लोग परिभाषा पर। अब आप लोग समावेशी शिक्षा के अर्थ को समझ गए होंगे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब हम लोग परिभाषा पर आते हैं कि परिभाषा क्या है। अब देखिएगा एनसीईआरटी के द्वारा कुछ परिभाषा दिए गए। एनसीईआरटी के बारे में आप जानते होंगे। अब एनसीईआरटी के अनुसार परिभाषा क्या दिया गया, देखिएगा। एनसीईआरटी के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के विद्यालय में शिक्षा देना क्या कहलाया, समावेशी शिक्षा कहलाया। मतलब कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं किया गया और समावेशी शिक्षा में किसी भी प्रकार की भेदभाव की बात किसी ने नहीं कही, क्योंकि इसका नेचर ही था, इसका प्रकृति ही था कि सबको हमको शिक्षा देना है। निश्चित रूप से आप बात समझ गए होंगे। उसके बाद में अगर बात करें तो भेदभाव की भावना अभी के रूप में आपको वर्तमान युग में विद्यालय एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर कोई भी धर्म के विद्यार्थी, कोई भी जाति के विद्यार्थी, किसी भी प्रकार के बुद्धि वाला बच्चा, सबको वहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि अवसर दिया जाता है और सबको सम्मान दिया जाता है, सबको एक साथ में रखने की कोशिश की जाती है। तो मुख्यतः ये जो कंसेप्ट आया है वह समावेशी शिक्षा से ही आया है, वह इंक्लूसिव एजुकेशन से ही आया है ना। अब आते हैं हम लोग समावेशी शिक्षा की नीड हमें क्यों पड़ा, समावेशी शिक्षा की ज़रूरत क्यों पड़ा। समावेशी शिक्षा की ज़रूरत के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालक। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको यह समझना है कि विशेष आवश्यकता वाले बालक आखिर कौन होते हैं, विशिष्ट बालक आखिर कौन होते हैं। तो उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि विशिष्ट बालक कौन है। अब यहाँ पर देखिएगा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, विशिष्ट बालक मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वो स्पेशल चाइल्ड की बात कर रहा होगा। तो देखिए स्पेशल चाइल्ड का मतलब ये नहीं होता है कि केवल जो तेज विद्यार्थी है, केवल जो बिल्कुल जो है मेंटली रिटार्डेड है, जो बिल्कुल अच्छे से वर्क नहीं करता हो, कहीं ना कहीं उसका बुद्धि कम हो, तो वैसे बच्चों को हम लोग विशिष्ट बालक नहीं कहेंगे, बल्कि विशिष्ट बालक वैसे बालक होते हैं जो किसी न किसी प्रकार से उसे विशिष्ट आवश्यकता की ज़रूरत है। चाहे वह बौद्धिक रूप से विशिष्ट हो सकता है, शारीरिक रूप से विशिष्ट हो सकता है, मौखिक रूप से विशिष्ट हो सकता है, मनोसामाजिक रूप से विशिष्ट हो सकता है। नॉर्मल सी बात आप समझेंगे कि एक बच्चा अगर एक क्लास 5 में पढ़ता है तो क्लास 5 के बच्चों को कम से कम 1 से लेकर के 20 तक का टेबल आना चाहिए, है ना। तो एक बच्चा को अगर मान लीजिए सपोज डेट हम एक और उदाहरण बता रहे हैं, सिंपल सा उदाहरण, अगर बच्चा क्लास 2 में पढ़ता है, क्लास 2 के बच्चों को कम से कम 1 से लेकर के 10 तक का टेबल आना चाहिए। और एक बच्चा जो है वो क्लास 2 में ही पढ़ता है, लेकिन उस बच्चे को अभी 1 से लेकर के 20 तक का टेबल याद हो चुका है। लेकिन दूसरा जो विद्यार्थी है वो 2 क्लास में ही पढ़ता है, लेकिन मात्र उसको 2 का टेबल अभी तक याद है, 2 के बाद में कोई टेबल उसको याद नहीं है। मतलब यहाँ पर समझे क्या कि वहाँ पर दोनों को, एक तो है कि अपने लेवल से बहुत ज़्यादा तीव्र गति से विकसित हो रहा है, और दूसरा है जो अपने लेवल से बहुत नीचे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो जल्दी विकास कर रहा है उसको कुछ और विकास कराने की हमें विशिष्ट ज़रूरत है। मतलब कुछ ऐसा चीज़ हम उसको बताएं बच्चों को जो, और ऑब्वियसली हम लोग समझ गए ये बातें कि वो बच्चे जो 1 से लेकर के 20 तक के टेबल को ऑलरेडी याद कर चुका है, तो हमको विशिष्ट शिक्षा की उसे ज़रूरत है। उसे हम लोग कुछ और ऊंचाई पर ले जाने के लिए कुछ अन्य तरह के काम करेंगे। तो उसे विशेष आवश्यकता की ज़रूरत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ।
अब वहाँ पर अगर बात करें हम, जो बच्चे 2 का टेबल तक मात्र पढ़ पा रहे हैं, तो उनको भी विशेष आवश्यकता की ज़रूरत है कि वह कम से कम लेवल में आ जाए। सामान्य बालक का जो निर्धारण होता है उस एवरेज में कम से कम आ जाए, कम से कम एवरेज चाइल्ड में उनका गिनती हो। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ थे वो भी विशिष्ट थे, और जो बच्चे बिल्कुल जो है तेज़ नहीं थे वो भी विशिष्ट थे। मतलब विशिष्ट का मतलब ये होता है कि किसी न किसी प्रकार से आपको कुछ स्पेशल चीज़ की ज़रूरत है, कुछ स्पेशल आवश्यकता है, स्पेशल नीड है, तब आप विशिष्ट कहे जाएंगे, है ना। बौद्धिक रूप से अगर बात करें तो प्रतिभाशाली होते हैं बहुत सारे विद्यार्थी। प्रतिभाशाली का मतलब ये हुआ कि क्लास 5 में है लेकिन क्लास 8 का मैथ बना रहा है, क्लास 8 में है क्लास 10th का मैथ बना रहा है, तो वो बच्चे क्या हुए, प्रतिभाशाली हो गए। जैसे अगर आप लोग सोशल मीडिया पर गूगल बॉय का नाम सुने होंगे, जिसका नाम आप लोगों को पता होगा, कौटिल्य। तो कौटिल्य कैसा बच्चा है, वह जो है प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे प्रतिभाशाली भी होते हैं बौद्धिक रूप से, और कुछ बच्चे जो है मंद बुद्धि वाले भी होते हैं, कुछ बच्चे सृजनात्मक भी होते हैं। तो क्या मंद बुद्धि वाले बच्चे स्पेशल नहीं है क्या? मंद बुद्धि जो बच्चे हैं वो भी स्पेशल चाइल्ड है, और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो भी स्पेशल चाइल्ड है। दोनों विशिष्ट बालक हैं। तो विशिष्ट बालक से तात्पर्य हमारा ये नहीं है कि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं या जो बच्चे अपने स्तर के अनुसार तेज नहीं हैं तो वो बच्चे विशिष्ट बालक हैं, नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। बल्कि विशिष्ट बालक वो दोनों हैं जो अपने स्तर के अनुकूल नहीं है, बहुत नीचे है, उसको भी विशेष आवश्यकता की ज़रूरत है, और जो अपने स्तर से बहुत ऊंचा है उसको और ऊंचाई पर हमें ले जाना चाहिए, उसको भी विशेष आवश्यकता की ज़रूरत है। तो हम ये कह सकते हैं कि बौद्धिक रूप से हमारा प्रतिभाशाली हो गया, मंदबुद्धि हो गया, सृजनात्मक हो गया, ये सब जो है कहीं ना कहीं विशिष्टता के उदाहरण को प्रस्तुत करता है। अगर हम लोग शारीरिक रूप से बात करें तो फिजिकली रूप से आपको पता है कि कोई बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होते हैं तो किसी का आँख नहीं है, किसी का कान से कम सुनाई देता है। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ दृष्टि के बारे में देखना, श्रव्य के बारे में सुनना आदि अंग में बहुत सारा प्रॉब्लम भी हो सकता है। फिजिकली कोई बच्चा ठीक नहीं हो सकता है, किसी को हाथ में प्रॉब्लम हो, किसी को कान में प्रॉब्लम हो, किसी को आँख में प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप क्या समझते हैं कि उसको भी विशेष आवश्यकता की ज़रूरत है, उसे भी विशेष आवश्यकता की ज़रूरत है। मतलब आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उनको कुछ विशेष आवश्यकता की ज़रूरत होती ही है ना। तो ये हो गया हमारा विशेष आवश्यकता की बात। अब आते हैं हम लोग समावेशी शिक्षा की ज़रूरत पर, नीड पर हम लोग आते हैं। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बालक के लिए ज़रूरत है। अब हमने आपको बता दिया कि विशेष आवश्यकता क्या है, हमने आपको अभी बताया कि विशेष आवश्यकता क्या होता है, बौद्धिक रूप से कैसे विशेष आवश्यकता वाले बालक होंगे, शारीरिक रूप से कैसे विशेष आवश्यकता वाला बालक होंगे, इसके बारे में हमने बताया। तो एक्चुअल में जो समावेशी शिक्षा है ना, वो विशेष आवश्यकता वाला बालक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नीड है। दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि मानसिक, शारीरिक, तंत्रिका तंत्र, विकासात्मक आदि की दृष्टि से अधिगम से वंचित बालक, अगर किसी भी तरह से बच्चे वह वंचित है, वंचित का मतलब वह उसको नहीं मिल पाना, इसका मतलब होता है वंचित। मतलब अगर बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, बच्चे अगर शारीरिक रूप से कमज़ोर है, बच्चे के अंदर में अगर तंत्रिका तंत्र में किसी तरह का दोष है, अगर ये तीनों में से किसी भी तरह से विकासात्मक तरीके से, विकासात्मक दृष्टि से अगर वो अधिगम से मतलब सीखने से अगर वो अभी तक वंचित है, मतलब उसको मिल नहीं पाया है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर हुआ हमारा समावेशी शिक्षा। एक्चुअल में समावेशी शिक्षा उन सारे ज़रूरत को पूरा करने का काम किया है जिस बच्चे को कुछ विशेष आवश्यकता की ज़रूरत होती थी। तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है नकारात्मक अभिवृत्ति, नकारात्मक अभिवृत्ति को दूर करने का भी काम किया समावेशी शिक्षा। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये नकारात्मक अभिवृत्ति है क्या, जिसको बोलते हैं ना निगेटिव एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझ में आना कि यहाँ पर छोटा सा पॉइंट हम लिखे हुए हैं, बड़े भाई की नौकरी न लगना। आज की डेट में हमारे समाज में क्या है, एक अवधारणा या धारणा बन गया है कि अगर एक परिवार का एक जो बड़ा बच्चा है वह पढ़ता है और 10 साल पढ़ने के बाद में उसकी नौकरी नहीं लगती है, तो उसका जो छोटा भाई है वह जब पढ़ने जाता है तो समाज के या अगल बगल के लोग तुरंत यह बात कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने इतना दिन पढ़ाई किया, उसका तो नौकरी लगा नहीं, अब तुम्हारा नौकरी लग जाएगा, ऐसा धारणा बनाते हैं। तो उस बच्चे में क्या हो जाता है,
नकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होने लगता है और वो बच्चा यह सोचने लगता है कि सही में भैया 10 साल पढ़े तो उनका नौकरी नहीं लगा तो हमारा क्या लगेगा। तो इसको दूर करने का काम किया कौन? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा ने निगेटिव अभिवृत्ति को दूर करने का काम किया। क्यों? क्योंकि इसमें सभी बच्चा को समान लेकर चलने वाला बात था। तो कहीं ना कहीं निगेटिव एप्टीट्यूड को दूर करने का काम किया हमारा कौन सा? समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है हमारा पाठ्यक्रम के कारण पिछड़े बालक। जो लोग करिकुलम के कारण रीजन से पिछड़े बालक हो जाते थे, कहीं ना कहीं वो जो है उस पाठ्यक्रम के क्षेत्र में अपने स्तर पर नहीं आ पाता था, तो उसको भी सुधारने का काम किया हमारा समावेशी शिक्षा। यहाँ पर सबको साथ में लेकर चलना था, मतलब सबका साथ सबका विकास वाली कंसेप्ट वाली बात थी समावेशी शिक्षा में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबको साथ लेकर चलने वाली बात थी, इसीलिए कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम के कारण जो पिछड़े हुए बालक थे उसको भी साथ देने का काम किया हमारा समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर में अनुपयुक्त योजनाओं के कारण पिछड़े बालक। बहुत सारी योजना सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जैसे साइकिल योजना हो गया, ड्रेस योजना हो गया। तो इन सब योजनाओं के कारण कहीं ना कहीं अनुपयुक्त योजना जो चलाया जाता है बच्चों के लिए, उस सबसे पिछड़े बालक भी समावेशी शिक्षा के जुड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज डेट आप मान लीजिए आपके स्कूल में अभी मध्याह्न भोजन चलाया जाता है, साइकिल योजना चलाया जाता है, पोशाक योजना चलाया जाता है। तो आप मध्याह्न भोजन में आप देखते होंगे कि सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो है समावेशी शिक्षा में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है कि सबको एक साथ लेकर हमको चलना है और सब योजनाओं का जो भी सरकार के द्वारा योजना आ रहा है, योजनाओं का लाभ हर एक बच्चे को देना है, चाहे वो जिस तरह का भी बच्चा हो, मेंटली रिटार्डेड हो, विशेष आवश्यकता वाले बालक हो, सामान्य बालक हो, सबको देना है। इसके बारे में यह बातें कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि बौद्धिक भिन्नता के कारण पिछड़े बालक। बौद्धिक भिन्नता का मतलब ये हो कि किसी किसी का इंटेलिजेंस डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। रीजन कि कोई बच्चा जो है प्रतिभाशाली होता है तो कोई MR चाइल्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना मेंटली रिटार्डेड। तो MR चाइल्ड जो होते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता, मतलब उनका जो लेवल होना चाहिए वो लेवल नहीं हो पाता है। तो दोनों को साथ में लेकर चलने का काम करता है हमारा कौन सा? तो समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है हमारा मनोसामाजिक कारणों से पिछड़े बालक। कभी कभी हमारे समाज के धारणा के कारण भी बच्चे पिछड़ जाते हैं। साइकोलॉजिकल दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण भी बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो उन सभी को दूर करने का काम किया हमारा समावेशी शिक्षा। जो मनोसामाजिक कारणों से पिछड़े बालक थे उनको भी दूर करने का काम किया हमारा समावेशी शिक्षा। तो निश्चित रूप से ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो समावेशी शिक्षा अभी तक का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है और इसके अंतर्गत में सबको साथ लेकर चलने की बात की गई है। चाहे वह सामान्य बालक हो, चाहे वह विशिष्ट बालक हो, उसको किसी भी विशेष आवश्यकता की ज़रूरत हो, सबको एक साथ में लेकर जो एजुकेशन दिया जाएगा उसे हम लोग समावेशी शिक्षा के अंतर्गत में रखेंगे। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। सबसे पहले आपको कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट जब तक आप नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चन को आप नहीं बना पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपसे कोई कहेगा कि समावेशी शिक्षा के बारे में 2 शब्द बोलो, तो आप ज़रूर उसके सामने कम से कम 1 मिनट ज़रूर बोल दीजिएगा। इस पूरे लेक्चर 15 से 20 मिनट का जो लेक्चर है इसको सुनने के बाद में। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और हम आगे जब आप कमेंट में हमारा फीडबैक देंगे तभी हम आगे वीडियो को बना पाएंगे।